जून की भरी दोपहरी में आराधना जी कमरे में इधर उधर टहल रही थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पूछो मत। बार बार नजर घड़ी की सुइयों पर जा रही थी। अभी तक उनके पति बाजार से नहीं आई। कहने को तो सब्जी मंडी थोड़ी दूरी पर ही है, लेकिन इतनी देर कर दी कि पूरे 2 घंटे हो गए। ऐसी भरी दोपहर में पता नहीं कहाँ बैठे होंगे, धूप की वजह से चक्कर खाकर ना गिर जाएं। मैंने बहू से मना किया था, ऐसी बड़ी दोपहर में चटक धूप में सब्जी लेने मत भेजो। शाम को सब्जी ले आएंगे। अभी घर पर स्कूटर भी नहीं है, लेकिन उसे तो सब्जी अभी चाहिए थी, क्योंकि शाम को उसके मायके से बहनें और भाभी आने वाली हैं। आराधना जी फोन उठाकर अपने पति अमित जी को फोन लगाती हैं। अमित जी, जो कि गर्मी की वजह से बहुत थक गए थे, एक पेड़ के नीचे सब्जियों को रखकर पास में गले नल से अपने मुंह से धोने लगे। इस वजह से फोन नहीं उठा पाए। फोन ना उठाने पर आराधना जी और परेशान हो गई कि पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने फोन किया हो और ना उठाए। बार बार उनकी नजर घड़ी या दरवाजे की ओर टिकी थी। थोड़ी देर में दोनों हाथों में सब्जी और फल के बैग लिए अमित जी दरवाजे पर आते हैं। पति को पसीने से तरबतर देखकर आराधना जी दरवाजे की तरफ भागती हैं और उनके हाथ से सब्जी का बैग ले लेती हैं। बैग लेकर रसोई में रखती हैं। जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी लेकर आती हैं। अमित जी सच में ऐसी चिलचिलाती धूप में बहुत ज्यादा थक गए थे। चेहरा पूरा लाल पड़ गया था, कपड़े पसीने से भीग गए। चारपाई पर बैठते ही उनकी हाँफनी छूटने लगी। गर्मी की वजह से उनका हाल बहुत बुरा था। पति को ऐसी हालत में देखकर आराधना जी उनके माथे का पसीना पोंछती हैं और कहती हैं, आप पानी पीकर आराम से लेट जाइए, कुछ ठंडा बनाकर लाती हूँ, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं भाग्यवान, मुझे कुछ ठंडा और मीठा नहीं पीना। ऐसा लग रहा है कि शुगर बढ़ रही है, बड़ी ही घबराहट हो रही है। तुम मुझे दराज से शुगर और बीपी की दवाई निकाल कर दो। आराधना जी शुगर की दवाई देकर पति को लेटने के लिए कह देती हैं, लेकिन गर्मी की वजह से उन्हें और ज्यादा घबराहट हो रही है। अमित जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। कमरे में पंखा चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम पंखे की हवा नहीं, किसी गर्म हवा के नीचे बैठ गए हों। अब कमरे में लगा पंखा लू लपट की तरह गर्म हवा फेंक रहा है। कमरे की दीवारें तच रही हैं। हाँ, सही कह रहे हो, आजकल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। गर्मी की वजह से मेरा भी बड़ा बुरा हाल है, और पंखे की हवा तो ऐसे लगती है जैसे किसी ने गर्म हीटर चला दिया हो। अमित जी को कमरे में पंखे के नीचे चैन नहीं आता। जैसे तैसे उन दोनों का दोपहर का समय कटता है, क्योंकि दोपहर के समय 5 से 7 घंटे कमरे में काटना दोनों के लिए बहुत आफतपूर्ण होता है। ऐसा लगता है कमरा नहीं, आग की भट्टी हो। सीधी धूप जो पड़ती है कमरे पर, उसकी वजह से पूरा कमरा बहुत गर्म रहता है। पति की ऐसी हालत देखकर आराधना जी कहती हैं, आज ही वो बेटे से बात करेंगी कि हमारे कमरे में एक कूलर लगवा दे। जिसे सुनकर अमित जी बड़े ही धीमे स्वर में कहते हैं, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने पहले कभी बेटे से कूलर लगवाने के लिए ना कहा हो। हाँ, क्यों नहीं लगवाएगा बेटा कूलर? अपने कमरे में तो बेटे ने एसी लगवाया है, और जब बहू के मायके से उसकी बहनें और भाभी आने वाली हैं, तो दूसरे कमरे में भी एसी लगवा दिया। तो क्या हमारे कमरे में एक कूलर भी नहीं लगवा सकता? पति की बिगड़ी हाल देखकर आराधना जी सोचने लगती हैं कि वो बेटे से इस बारे में बात करके रहेंगी। इस गर्मी का कुछ न कुछ उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। शाम को जब बेटा ऑफिस से आया तो वो उससे बात करने का मौका देखने लगी। आराधना जी बेटे के पास जाती हैं। आराधना जी कुछ कह पाती उससे पहले ही बेटा बोल पड़ता है,
माँ तुम जल्दी से रसोई में जाकर खाने की तैयारी कर दो। हम दोनों को बाहर का कुछ काम आ गया है। अभी आधे घंटे में काम निपटा कर आते हैं। मैं भी आज ऑफिस से आने में लेट हो गया हूँ। पीछे से आराधना जी कह रहती हैं, बेटा वो मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। माँ बाद में कह लेना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहता है बेटा नैना को लेकर मार्केट की तरफ चला जाता है और आराधना जी बेटे से अपनी बात नहीं कह पाती। लेकिन आज गर्मी सच में बहुत ज़्यादा थी। गर्मी की वजह से उन्हें भी घुटन और घबराहट हो रही है। बार बार पानी पी रही हैं और ऐसा लग रहा है कि गर्मी की वजह से अब उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। रसोई में खाना बनाते बनाते आराधना जी पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो गई थी। सब लोगों ने मिल बैठकर खाना खाया। आराधना जी अपने पति के पास भी खाना ले गई, लेकिन गर्मी की वजह से उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं। अगर मैंने खाना खाया तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। बेटे बहू ने तो सबके साथ खाना खाया। उसके बाद बेटा एसी वाले कमरे में बच्चों को लेकर सो गया और दूसरी तरफ कमरे में बहू नैना अपनी भाभी और बहनों के साथ आधी रात तक बातें करती रही, खिलखिलाती रही। उसे तो ये भी पता नहीं कि उसके ससुर जी ने आज खाना नहीं खाया या उनकी तबीयत ठीक नहीं। बहू बड़ा बेटा ही आराम से ठंडक में एसी वाले कमरे में सो रहे हैं। कभी कमरे में कहते हैं तो कभी कमरे से बाहर निकल आते हैं, लेकिन कहीं भी चैन नहीं पड़ रही है। फिर कुछ समय के लिए वो छत पर चले जाते हैं, लेकिन छत पर मच्छरों की वजह से ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते। गर्मी की वजह से पूरी रात आराधना जी और अमित जी जागते रहे। दूसरे दिन सुबह सुबह आराधना जी बेटे के उठने पर कहती हैं, बेटा हमारे कमरे में बहुत गर्मी है, क्योंकि गर्मी की वजह से पूरी रात नींद नहीं आती और तुम्हारे पिताजी की तबीयत तो पहले से ही खराब है। शुगर की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। कल रात में उन्होंने खाना भी नहीं खाया। माँ तुम देख तो रही हो घर में कितने सारे खर्चे होते हैं और इस महीने तो कुछ ज़्यादा खर्च है। अभी नैना के मायके से सभी लोग आए हैं तो उनके बच्चों को भी लेन देन करना पड़ेगा। और दूसरे वाले कमरे में इस महीने मैंने पूरे 50,000 का एसी लगवाया है। अभी मैं आप लोगों के ऊपर एक पैसा नहीं खर्च कर सकता। एक आध महीने की बात पड़ती है, उसके बाद तो इतनी गर्मी नहीं होती। अब सिर्फ एक महीने के लिए इतने सारे पैसे खर्च करना मुझे ठीक नहीं लगता। बेटे की ये बात आराधना जी को बहुत बुरी लगती है और वो चुप रहती हैं। अच्छा बेटा, मेरी एक महीने की गर्मी तुझे कम लगती है, लेकिन तुम्हारे ससुराल से सब लोग आ गए सिर्फ 2 दिन के लिए। तुमने कमरे में एसी लगवा दिया और माँ के लिए एक कूलर नहीं खरीद सकते। तुम्हें पता है नैना के मायके में हर कमरे में एसी लगा है। एसी गर्मी में वो हमारे घर आ रही हैं। बिना एसी वाले कमरे में रहते तो क्या इज्जत रह जाती। वो लोग एसी के बिना नहीं सोते और एक एसी में सब लोग नहीं बन पाते, इसलिए मुझे दूसरे कमरे में भी एसी लगवानी पड़ी। और फिर नैना के मायके से कोई न कोई आता रहता है, इसलिए आगे की सोचकर मैंने उस कमरे में एसी लगवा दिया। उसके बाद वो चले जाएंगे। अगर हमारे लिए कूलर खरीदने के पैसे नहीं हैं तो गर्मियों के दिनों में सिर्फ 1 महीने के लिए वो कमरा मुझा दे दिया करो। कम से कम सुकून से तो सोएंगे हम दोनों। रसोई में सुबह की चाय बना रही नैना दोनों की बातें सुन रही थी। आकर कहती है, ओहो माँ जी, अब तुम्हें भी बुढ़ापे में एसी का शौक चढ़ रहा है। हमारी सेंग शरीकत करती हो, बड़ी आई एसी में सोने वाली। मैं उस कमरे को तुम लोगों को कतई नहीं दूंगी। उस कमरे में एसी मैंने इसलिए लगवाया है कि मेरे मायके से सभी लोगों का आना जाना लगा रहता है। अगर तुम्हें कमरे दे दूंगी तो मेरे मायके वाले कहाँ रहेंगे। तुम अपने कमरे में ही रहो। हम तुम्हारे लिए कूलर नहीं खरीद सकते।
अगले साल अगर पैसे वैसे बच गए तो देखेंगे, या फिर OLX से कोई सेकेंड हैंड कूलर तुम्हारे लिए खरीद देंगे। हमने पहले ही बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं। नैना की बात सुनकर आराधना जी कहती हैं, बहू वो पैसे तुमने अपने ऊपर खर्च किए हैं, हमारे ऊपर नहीं। हम तो कब से तुमने अपने कूलर के लिए लाने को कह रही हैं, लेकिन तुम ही लोग हो कि हर बार कूलर लाने से मना कर देते हो। पर इस बार पिताजी की पेंशन के जो पैसे आएंगे उससे हम कूलर के लिए पैसे निकाल लेंगे, और घर खर्चे में भी जो पैसे कम पड़ेंगे इस बार बेटा तुम कर देना। ये सुनकर नैना भड़कते हुए कहती है, देख रहे हो अपनी माँ को कितना अपना पराया कहती हैं। अगर पिताजी की पेंशन से घर का खर्च चलता है तो ये घर भी तो उन्हीं का है, हम भी तो उन्हीं के बेटे बहू हैं, कोई पराए थोड़ी ना है। और क्या कमी है तुम्हें इस घर में, सब कुछ तो है। आराम से आप दोनों घर में रहते हो, टाइम टेबल से खाना पीना खाते हो, और क्या चाहिए तुम्हें। देखा नहीं आज के ज़माने में बहुएं किस तरह से अपने सास ससुर को रखती हैं। बहू की है बात सुनकर आराधना जी को गुस्सा आता है और कहती हैं, बहू मैं भी इस घर में बराबरी से काम करती हूँ और मेरे पति घर का सारा खर्चा उठाते हैं, और बहू तुम हमें नहीं रखती हो। अभी अभी तुमने कहा ये घर मेरा है तो मैं तुम्हें अपने घर में रखती हूँ, और तुम लोग हमारा खर्चा नहीं उठाते, हम तुम्हारा खर्चा उठाते हैं। और इस भ्रम में मत रहना कि तुम हमें सब दे रही हो। सास के मुंह से दो टूक जवाब सुनकर नैना गुस्से से तिलमिला जाती है और अपने पति से कहती है, देख रहे हो अपनी माँ को, ना मौका देखती हैं ना समय देखती हैं, कभी भी बस लड़ने को तैयार हो जाती हैं। सुबह सुबह लड़ने के लिए बैठ गई, ये भी नहीं देखा कि घर में मेरी बहन और भाभी आई हुई हैं। सुबह का चाय पानी भी मुश्किल कर दिया। शुक्र करो कि वो लोग अभी एसी की ठंडी हवा में सो रहे हैं। अगर किसी ने ये सब बातें सुन ली तो मेरी क्या इज्जत रह जाती मायके में। इतना कहकर नैना जोर जोर से रोने लगती है। बेटा भड़कते हुए कहता है, मिल गई ना शांति सुबह सुबह घर में कलेश करने के। बेचारी नैना को रुला दिया। नैना तुम कमरे में जाओ, मैं चाय लेकर आता हूँ। बेटे की बात आराधना जी के दिल को चीर कर निकल जाती है कि एक कूलर के लिए बहू बेटे ने मुझे कितना कुछ सुना दिया। मेरे ही पैसों से पूरे घर के खर्च चल रहे हैं और मेरे लिए ही घर में कूलर नहीं, जबकि घर में आने वाले मेहमानों के लिए बेटे बहू ने एसी लगवाया। अगर कभी अपने लिए कूलर लगवाने के लिए कह दो तो बहू ऐसे नाटक दिखाती है कि बेटा मुझे ही उल्टा सीधा सुनाता है। आज आराधना जी की आंखें भी आंसुओं से सरोबार हैं। कमरे में बैठी बैठी आराधना जी बहुत देर तक रोती नहीं। थोड़ी देर में अमित जी घूमकर वापस आते हैं और आराधना जी को इस तरह रोते देख कहते हैं तो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो। आंखों के आंसुओं को पोंछकर आराधना जी कहती हैं, नहीं मैं कहाँ रो रही हूँ, आंखों में कुछ चला गया था। अमित जी की तबीयत कल रात से ठीक नहीं, उनके बीपी और शुगर की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आराधना जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। कहीं ऐसा न हो कि हम बेटे बहू की सुनाकर उनका बीपी ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन आराधना जी एक निर्णय ज़रूर लेती हैं कि जब ये घर मेरा है, घर के खर्चे में हम चलाते हैं, तो हम इस घर में दुख तकलीफ के साथ क्यों रहें। हम पूरी सुख सुविधाओं के साथ रहेंगे। सामान करना पड़ रहा है, बस बहुत हुआ, हमारे पास पैसों की कमी नहीं। एक कूलर खरीदने के लिए हमें बेटे बहू से परमिशन क्यों लेनी है। ये सवाल उनके दिमाग में बार बार घूमने लगता है। क्या बेटे ने एसी लगवाने से पहले हमसे पूछा था। नहीं, उसके पैसे थे, उसने लगवा लिया। अब हम भी अपने कमरे में कूलर लगवाएंगे। ये सब बातें सोचते समय आराधना जी के चेहरे पर चमक आ गई, जैसे उनका खोया हुआ आत्मविश्वास उन्हें मिल गया।
जो बहू बेटे के दबाव में कहीं खो गया था। आराधना जी के चेहरे की चमक को देखकर अमित जी पूछते हैं, क्या हुआ भाग्यवान? थोड़ी देर पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन अब तुम ऐसे खुशी से चहचहा रही हो। आराधना जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, कुछ दिनों में हमारी गर्मी का समस्या हल हो जाएगी। मतलब? आश्चर्य से चौंकते हुए अमित जी ने कहा, क्या बेटे ने हमारे लिए कूलर लाने के लिए हाँ कर दी? आराधना जी कहती हैं, बेटे ने हाँ नहीं किया, मैंने हाँ किया है। बहुत पूछ लिया बेटे बहू से, जब भी पूछने जाते हैं मना ही कर देते हैं। कितने साल पूछ पूछ कर निकाल दिए हैं। जब भी हमारी कोई ज़रूरत का सामान आना होता है, बहू बेटे के पास पैसों की कमी पड़ जाती है और अपना कुछ करना होता है तो उनके पास पैसे पता नहीं कहाँ से आते हैं। और मैंने कुछ सोचा है, हम लोग कहीं चल रहे हैं। घर में बहू के मायके वाले आए हैं और तुम कहीं चलने को कह रही हो। हाँ हाँ, मेरे मायके में भतीजे का जन्मदिन है, भाई का फ़ोन आया था, हम दोनों को बुलाया है। जब बेटे बहू को इस बात का पता चलता है तो बहू इस बात पर भड़क जाती है। घर में मेहमान आए हैं, इतना काम है और तुम मायके जाने की बात करी हो। मायके चली जाओगी तो घर के काम धाम कौन करेगा? मुझसे रसोई में ऐसी गर्मी में खड़े होकर काम नहीं किया जाता। बहू, अब तुम्हारे मायके वाले आए हैं तो उनकी आवभगत भी तुम्हें करनी पड़ेगी। जैसे तुम्हें अपने मायके वाले प्यारे हैं, वैसे ही हमारे मायके में भी मेरे भैया भाभी ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। बहू उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आराधना जी बहू की नहीं सुनती। अमित जी के साथ मायके चली जाती हैं। वैसे तो मायके में उन्हें 2 दिन के लिए जाना था, लेकिन भाभी ने उन्हें हफ्ता 10 दिन के लिए रोका। दीदी, ऐसे गर्मी में हमारे पास रुक जाओ। और आराधना जी भी अभी घर वापस नहीं जाना चाहती थी। वो महीने की आखिरी तारीख का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही 30 तारीख निकली, बहू नैना का फ़ोन आया, माँ जी अब आप मायके में बनी रहेंगी। घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है, सिलेंडर भी भरवाना है। इनकी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया है, उसको भी फुल करवाना है। आज 2 तारीख हो गई है और आप अभी तक मायके में हो। मायके जाकर घर बार और उसकी जिम्मेदारी को भूल गई हो। बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। आराधना जी कहती हैं, हाँ बहू, आज शाम तक आ जाएंगे। जिसे सुनकर नैना बहुत खुश होती है। शाम को आराधना जी और अमित जी घर तो आ गए, लेकिन उनके साथ साथ पीछे से कुछ सामान भी आया, जिसे देखकर नैना कहती है, अरे माँ जी, लगता है इस बार आपके घर वालों ने कुछ ज़्यादा गिफ्ट दिए हैं। इतने बड़े डिब्बे में क्या लेकर आई हो, जिसे 4-4 आदमी उठाकर अंदर ला रही हैं। बहू, ये गिफ्ट हमारे मायके वालों ने नहीं दिया, इसे हम खुद खरीद कर लाए हैं। चौंकते हुए नैना पूछती है, पर माँ जी, इतने बड़े डिब्बे में है क्या? ऐसा आप क्या लेकर आई हैं? बहू, इसमें मैं अपने लिए कुछ पैसे से खरीद कर लाई हूँ। मेरे कमरे में बहुत गर्मी रहती है, इसलिए अब अपने कमरे में एसी लगवाऊंगी। जिसे सुनकर नैना की आंखें फटी की फटी रह गईं। चिल्लाते हुए कहती है, माँ जी, शर्म नहीं आई तुम्हें इतना महंगा खरीदते हुए? और बुढ़ापे पर एसी का क्या करोगी? मैंने तुमसे कहा था ना, अगले साल सेकेंड हैंड कूलर खरीद देंगे। अगले साल तक सब्र नहीं हुआ। बहू की बात सुनकर आराधना जी को गुस्सा आता है। गुस्से से कड़क आवाज में आराधना जी कहती हैं, बहू, गर्मी में बुढ़ापा नहीं देखा। चाहे बूढ़े हो या बड़े, गर्मी सबको लगती है। ये हमारा शौक नहीं, हमारी ज़रूरत है। और फिर तुम्हें तो पता है, तुम्हारे पिताजी की तबीयत शुगर की वजह से उन्हें बहुत गर्मी लगती है, इसलिए हमने एसी खरीदा। आज ही हमारे कमरे में एसी लग जाएगा। नाक सिकोड़ते हुए नैना कहती है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बहू, हमारी पेंशन के जो पैसे आते हैं, उन्हीं पैसों से हमने एसी खरीदा है और कुछ पैसे हमारे पहले से बचे रखे थे।
अब तो बहू आग बबूला हो जाती है। माँ जी, तुमने हमसे बिना पूछे पेंशन के पैसों से एसी खरीदा। इस महीने के घर के राशन पानी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तब तक बेटा भी ऑफिस से आता है। माँ के कमरे में एसी देखकर वो भी चौंक जाता है। माँ, तुमने एसी खरीदा, हमें बताया भी नहीं। अब बेटा, इसमें पूछना क्या था? गर्मी हमें लगती थी, पैसा तुम्हारे पिताजी के पेंशन के थे, तो हमने खरीद दिया। और तुम भी तो अपने बहुत सारे काम हमसे बिना पूछे करते हो, तो हमने कुछ नहीं कहा। ये तुमसे सही नहीं किया माँ जी, बहू भड़कते हुए कहती है। अब इस महीने का राशन पानी कौन चलाएगा? तुम्हें पता है कितने सारे पैसे खर्च होते हैं? 40,000 रुपए खर्च होते हैं, जो कि पिताजी के पेंशन से होते हैं। आराधना जी कहती हैं, बहू, हर महीने ये सारा खर्चा हम देते हैं। जब साल के 12 महीने हम घर चला सकते हैं, तो क्या एक महीना बेटा घर के खर्च नहीं चला सकता? नौकरी तो वो भी करता है, खूब कमाता है। वैसे भी हम दोनों पति पत्नी का खर्चा ही कितना है? सारे पेंशन के तो पैसे हम तुम दोनों और अपने नाती पोतों पर खर्च करते हैं। एक महीने तुम लोग अपने पैसों से घर चलाओ। माँ जी, देख लेना, अगर हम अपने पैसे खर्च करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, और तुम्हें भी हमारे हिसाब से रहना होगा। क्यों बहू? इससे पहले हम अपने सारे पैसे खर्च करते थे। तुम लोग तो हमारे हिसाब से नहीं थे, और ना ही मैंने कभी तुमको मना किया। एक महीने तुम घर का खर्च क्या चलाओगे? तो हमें इतना एहसान दिखा रहे हो। और वैसे भी हमारे खर्च इतने ज़्यादा नहीं हैं, और अगर इस महीने हम अपने खर्च खुद ही उठाएंगे, तो ध्यान देना, आगे से हर महीने तुम्हें भी अपने खर्च खुद ही उठाने होंगे, क्योंकि हमारे पास तो पेंशन कितने सारे पैसे मिलते हैं कि हम अपना खर्च 10 में आराम से चला लेंगे। बाकी के सारे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि सारे पैसे तो हम तुम लोगों पर ही खर्च करते हैं। और कुछ नहीं, आज ज़रा से पैसे तुम लोगों को खर्च क्या करने पड़े कि तुम पराया करने लगे। सोचो, अगर पिताजी के पेंशन ना मिलती तो तुम लोग हमें एक एक रोटी को तरसाते। आज हम घर का पूरा खर्च चलाते हैं, तब तुम्हारे ये हालात हैं। कहीं पैसा ना होता तो पता नहीं क्या करते। आज आराधना जी के बदले हुए रूप को देखकर बेटे बहुत दंग रह गए, और उनके दो टोक करारे जवाब को सुनकर कुछ भी कह नहीं पाए। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने इस महीने माँ और पिताजी के खर्च नहीं उठाए, तो वो अगले महीने से हमें खर्च देना बंद कर देंगे, जिससे हमारा ही नुकसान है। इससे अच्छा है कि हम उनका खर्च उठा लें। पास में पड़ी हुई धीरे से अपने पति के कान में बड़बड़ाती है, इससे अच्छा बुढ़िया को इसी साल कोई सेकंड हैंड कूलर खरीद देते। आज आराधना जी ने निर्णय लेकर बेटे बहू को ये दिखा दिया कि जब भी सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। सब कुछ हमारा होते हुए भी हमारे अभावों के साथ रहना पड़ रहा है, जो उन्हें मंजूर नहीं था। आराधना जी अपने पति से कहती हैं, चलिए, बाहर बहुत गर्मी है, अंदर एसी वाले कमरे में जाकर बैठिए। अब हमारा कमरा भी एकदम ठंडा हो गया। तो दोस्तों, पहली बात तो हमें अपने बुढ़ापे के लिए कुछ न कुछ पैसे ज़रूर बचा कर रखने चाहिए। अगर हमें पेंशन मिलती है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तब तो हमें अपने बुढ़ापे के लिए कुछ न कुछ पैसे ज़रूर बचा कर रखने चाहिए। अपना सब कुछ बच्चों को नहीं देना चाहिए, अपने बुढ़ापे को देखकर चलना चाहिए। आगे की ज़िंदगी किसी ने नहीं देखी। पूरी तरह से बेटे बहू पर आश्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेटे बहू के लिए कितना भी कर लें, लेकिन जब बुढ़ापे पर उनके करने की बारी आती है, तो हमारे लिए करने में उन्हें बड़ी आफत होती है। कई घरों में तो 2 वक्त की रोटी भी माता पिता को देना बहू बेटों को भारी पड़ता है। हाथ में पैसे हैं तो आप स्वाभिमान के साथ रोटी खा पाएंगे। तो दोस्तों, आपको आराधना जी का निर्णय कैसा लगा और ये कहानी कैसी लगी?
अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।